पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र कर रहे होते हैं या उसको वो टारगेट कर रहे होते हैं। तो आज भी उन्होंने टारगेट किया और उनके बारे में ये बात की। दूसरा, उन्होंने एक और बात की कि सियासी बयान है, ये उन्हें नहीं देना चाहिए था, इंतशारी टोला नहीं कहना चाहिए था, इंतशारी सियासत वाला नहीं कहना चाहिए था उन्हें। ये कौम को मुत्तहिद करने का वक्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वाकई तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी तनकीद को देखिए, अगर वो लॉजिकल नहीं है तो फिर आप बात करें। उन्होंने कभी भी इस हमले को दुरुस्त नहीं कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि ये हमला दुरुस्त है, जो शहादतें हुई हैं वो ठीक हुई हैं, ऐसी बात किसी ने नहीं की। वो सवालात उठा रहे हैं कि जी सिक्योरिटी फोर्सेज की इंटेलिजेंस कहां गई। यानी वो ये पूछते हैं पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनका काम ही ये है, उन्हें इतने बड़े हमले का पहले पता क्यों नहीं चला। बिल्कुल जायज सवाल है, पूछा जाना चाहिए। देखिए, जहां आप दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं वहां आपने उन पॉलिसीज की भी मजम्मत करनी है जिसकी वजह से दहशतगर्दी फैली है। तो माजी में हम कहते रहते थे ना कि ये जो बंदा है ये जहादी है, फिर हमने कहा नहीं ये दहशतगर्द है। यही हमने ग्रुपों के साथ किया है। पहले हमने खुद उनको बनाया, बनाने के बाद हमने कहा नहीं जी नहीं, अब ये दहशतगर्द है, अब इनको मारो। तो हमने खुद बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज इस मुल्क के अंदर चली हैं जिनका नुकसान पाकिस्तान को लगातार हो रहा है। जनरल ज़िया-उल-हक के बारे में एक शेर है कि लाशा हुन तक ढूंढने पे हैं, जानू तेरी रोने पे हैं। तो वो जो जनरल ज़िया-उल-हक की पॉलिसी थी उसने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया ये भी सारी दुनिया जानती है। तो अब सियासतदानों को टारगेट करने के बजाय उनके जो सवालात हैं उनके जवाब देने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी दहशतगर्दों के साथ खड़ी नहीं हुई। ना उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों के साथी हैं, ना उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने जो किया वो ठीक किया। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया कि हमारे ऊपर तो बहुत तेज क्रैकडाउन होता है, हमारे बारे में तो पूरी इंटेलिजेंस होती है, तो दहशतगर्दों के बारे में पूरी इंटेलिजेंस क्यों नहीं है, वहां पे नाकामी क्यों हुई, ये उन्होंने सवाल उठाया। जायज सवाल है, ये सवाल कोई भी उठा सकता है और ऐसे सवाल उठाने चाहिए। जहां हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं वहीं हमें उन वजूहात की भी मजम्मत करनी चाहिए जिनकी वजह से ये दहशतगर्दी होती है। हमें इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर भी सवाल उठाने चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म का कोई इंटेलिजेंस फेलियर ना हो। फिर उन्होंने कहा DGISPR ने कि कानूनी तौर पर अमनो अमा और दाखिली सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है। देखिए, ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, बात ठीक है। देखिए, बलूचिस्तान में जिस तरह ये हुकूमत बनाई गई है वो तो अवाम के वोटों से बनी नहीं, और बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। वहां पे तो हर जगह पे FC की और दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी पोस्टें हैं, पूरे जो बलूचिस्तान है उसको वो कंट्रोल करते हैं। एक एक चीज़ को जो है उसकी जिम्मेदारी वहां पे पाकिस्तान की फौज की है। और ये क्योंकि बताया गया कि बॉर्डर पार से दहशतगर्दी आई है, तो बॉर्डर के ऊपर भी ड्यूटी जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की है, फौज की है। और एक चीज़ और है ना, वो ये है कि जो इंटेलिजेंस फराहम करनी है वो तो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो ISI है, चाहे वो MI है, चाहे वो IB है, ये जो इंटेलिजेंस फोर्सेज हैं उन्होंने ही ये आपको इतला देनी है कि दहशतगर्दों का एक हमला होने वाला है या एक प्लान कर दिया गया है, इसको कैसे रोका जाए। सैकड़ों की तादाद में लोग बताते हैं कि लोग इकट्ठे हुए, बहुत बड़ी प्लानिंग की गई और उन्होंने कामयाबी से अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी किया। लेकिन बाद में बहादुर फौजियों ने लड़ाई लड़ते हुए यरगमालियों को बाजियाब करवाया और नुकसान से बचने की कोशिश की, दहशतगर्दों को मारा भी। लेकिन अभी भी नंबर्स को लेकर अगले 2-4-5 दिन में शायद खबरें बाहर आएंगी और पता चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या। अब इस दौर के अंदर चीज़ें जो हैं वो छुपाई नहीं जा सकती। तो DGISPR ने ये कहा कि ये सूबाई हुकूमत की, एक्चुअली वो ये कहना चाहते कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे सेम टाइम में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके अलावा जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसकी भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालात बलूचिस्तान में क्या है, अगर आप इसका अहाता करें और इसको समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ इस ऑपरेशन में और नजर आई कि जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है उसकी सियासी क़यादत ने पाकिस्तान की फौज को तनहा छोड़ दिया। यानी बजाय इसके कि वो फौज के साथ खड़े होते, बजाय इसके कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े होते, पूरी सियासी क़यादत ने इसको एक मौके के तौर पे लिया कि अपने सियासी मुखालिफ को एक दफ़ा फिर कुचल दें। यानी उन्हें अपनी सियासत से बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इस वक्त जितने भी वुज़रा हैं, चाहे आप इसहाक डार को लें, उन्होंने तो गद्दारी का फतवा जारी किया, एहसन इकबाल को लें, आप ख्वाजा आसिफ को लें, आप बाकी जो लीडर हैं उनको, राणा सनाउल्लाह साहब की बात कर लें, अता तारड़ की बात कर लें, तो जिसको भी आप उठाते हैं, जिसका आप नाम लेते हैं, उसने डायरेक्टली इमरान खान और तहरीक इंसाफ को टारगेट किया है, दहशतगर्दों को टारगेट करने की बजाय। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों के साथ फिक्स किया जाए, टारगेट किया जाए। इस तरह कौम मजीद इंतशार का शिकार होगी, नफरत का शिकार होगी, तकसीम का शिकार होगी। जहां कौम को इकट्ठा करना है वो तकसीम का शिकार कर रहे हैं। तो उनके जो गिले और शिकवे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पॉलिटिकल पार्टीज के गिले और शिकवे हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने और जो दीगर सोशल मीडिया के सारिफीन हैं, आम पाकिस्तानियों ने, उन्होंने नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के जो बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से, लापता अफराद के हवाले से, मसक शुदा लाशों के हवाले से जो उनके माजी के स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे निकालकर सोशल मीडिया पर डाल दिए। तो माजी में वही बातें जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, यही बातें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकी सियासी क़यादत भी कहते रहे हैं। ये कौन सी कोई नई बातें हैं? लेकिन ना नवाज शरीफ गद्दार हुआ, ना मरियम नवाज गद्दार हुई। आज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को BLA और इंडिया के साथ ले जाके खड़ा कर दिया। ये ज्यादती है, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, फायदा नहीं होगा। हाँ, सियासी फायदा हो जाएगा, चंद सियासतदानों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद कुचलने का मौका मिल जाएगा। इसके अलावा फायदा कोई नहीं होगा। इससे नफरत बढ़ेगी, खलीज जो है वो बढ़ती चली जाएगी, जो नहीं बढ़नी चाहिए, बल्कि खलीज कम होनी चाहिए। मीर जफर जहरी साहब क्या कह रहे हैं असेंबली में खड़े होकर बलूचिस्तान में? उन्होंने दावा किया कि
आम आवाम जो है वो बीएलए की हमदर्द बन रही है बलूचिस्तान में। ये बड़ी खौफनाक बात है। उन्होंने कहा जी प्रोफेसर टाइप लोग हैं और कॉमरेड टाइप लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता उनके। तो उन्होंने कहा जी कि मैं बंदूकों का शौकीन हूं और मैं असला मार्केट में गया था जहां पे कुछ बंदूकों के नंबर जो है मिटाए जा रहे थे। तो मैंने उन लोगों से पूछा जी आप अपनी बंदूकों के नंबर क्यों मिटा रहे हैं? तो जो मीर जफर जहरी हैं उनको उनके साथियों ने या दोस्तों ने यह बताया, जिनका ताल्लुक जो है नेशनल पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और एक और पार्टी से भी था। कहते मेरे 3 दोस्त थे वो वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने बताया जी हमारा मैंडेट चोरी हो गया, सियासत हमें करने नहीं दी जा रही, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है, तो हम जनाब अब क्या कर सकते हैं, हथियार हम उठा नहीं सकते, तो हम अपनी बंदूकों के नंबर मिटा के ये हम बीएलए को दे रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि खवातीन अपने जेवर दे रही हैं, अपने घर का सामान दे रहे हैं बीएलए को, और बीएलए के लिए हमदर्दियां बलूचिस्तान में बढ़ती जा रही हैं। ये मीर जफर जहरी ने कहा। ये वहां के सियासतदान है, मकामी सियासतदान, वो वहां के हालात बता रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने क्या बताया, साबिक वजीर आला है बलूचिस्तान के, वो ये कहते हैं कि अख्तर मेंगल और हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमें जबरदस्ती इलेक्शन हरवाए गए यहाँ पे, जिनका तो वही होता है जिसके पास इख्तियार हो। ऐसे लोगों को जितवाया गया जिनका इन इलाकों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आदिल बजरी ने भी ये बताया, उसने कहा जी पूरे कोयटा से कोयटा का जो उम्मीदवार जीता है वो मैं ही हूं अकेला, बाकी किसी को जॉब से लेकर आ गया, कोई 5वें नंबर पे आया हुआ था, वो सो रहा था हार के, उसको जगा के बताया कि जनाब आप जीत गए, जाके हलफ उठाएं आप। तो इस तरह से तो वहां पे बंदे इकट्ठे करके हुकूमत बनाई गई है बलूचिस्तान में। जब अवामी नुमाइंदगान ही नहीं है तो अवाम से बात कौन करेगा, अवाम को इकट्ठा कौन करेगा, अवाम को मुत्तहिद कौन करेगा? ये वो बड़े सवाल आते हैं जिनका आज हमारे पास जवाब नहीं है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब ने बताया कि उन्हें माजी में कहा गया कि आप जाएं और जाके जो अस्करियत पसंद है, मुसल्ला ग्रोह, उनसे बातचीत करें और कोई रास्ता निकालें। वो कहते हैं जी मैंने उनसे बातचीत की, जब बातचीत आगे बढ़ने लगी तो जिन्होंने मुझे भेजा एस्टैब्लिशमेंट ने वो पीछे से मुकर गए और फिर वो मामला वहीं पे खत्म हो गया। अब एक फैसला किया अख्तर मेंगल साहब ने और महमूद खान अचकजई साहब ने, और ये खबर छप चुकी है। महमूद अचकजई और अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान की सूरत पर मुशावरत के लिए इमरान खान साहब से मुलाकात का फैसला किया। देखिए इमरान खान से मुलाकात क्यों करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसका जवाब आपको देता हूं, लेकिन पहले ये देखें कि दोनों रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात आइंदा चंद रोज में मुतवक्के। दोनों रहनुमा बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बानी पीटीआई से मुशावरत करेंगे। बानी पीटीआई और अपोजिशन क़यादत की मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल की इमरान खान से मुलाकात के फैसले की तस्दीक अखुनज़ादा यूसुफ जई के मुताबिक अपोजिशन क़यादत ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात का फैसला किया है। अख्तर मेंगल और महमूद अचकजई के साथ अडियाला जेल मुलाकात के लिए जाएंगे और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के ऊपर गौर होगा। और देखिए इमरान खान साहब वो वाहिद सियासी लीडर हैं जो हर दौर में, चाहे वो वज़ीर आज़म थे, चाहे वो अपोजिशन में थे, चाहे वो अपोजिशन भी नहीं थे एक दौर में, वो हर दौर में एक ही बात करते रहे कि मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठो। ऐसा नहीं है कि वो दहशतगर्दी के हामी है, वो हमेशा ये कहते हैं कि दहशतगर्द जब आए तो उनको आनी हाथों से निपटा जाए, पुलिस को इक्विप किया जाए, कमांडोज को तैयार किया जाए, फोर्सेस तैयार रहें, दहशतगर्दों को पूरी ताकत से कुचला जाए जो रियासत के ऊपर हमला आवर हो। लेकिन आपको साथ साथ सियासी सोल्यूशन निकालना होता है हर चीज का। सियासी हल क्या करता है? देखिए सियासी हल करता यह है कि नई रिक्रूटमेंट को रोक देता है। नौजवान जो गुमराह हो रहे होते हैं, या उन्हें बड़ा आसान होता है जब नौजवानों के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई पॉलिटिकल चॉइस नहीं है, उन्हें अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में नौजवान करते क्या है, वो ऐसे लोगों के हाथों में खेल जाते हैं जो उनको हथियार हाथ में पकड़ा देते हैं। तो जब नौजवान के हाथ के अंदर झंडा होगा अपनी पॉलिटिकल पार्टी का,